gate mentor. We all joined gate mentor, and after that, he supported us in every way. He motivated us. He was very clear with the objective of how to crack gate and what are the things you will face hurdles, what kind of hurdles you will face in life regarding the examination and after examination, going to interview, going for MTech or whatever you think. He was very helpful in every way. He is a very good person, a great mentor, a great teacher. There is a bullet of mass 100 gram hits a block of 5 kg with a velocity of 100 meter per second. If the bullet is immersed in the block, find the final velocity of block and bullet system. हाँ, immersed in the block, एक बुलेट जो है वो एक ब्लॉक को हिट कर रही है और हिट करने के बाद बुलेट जो है वो ब्लॉक में इमर्ज हो जा रही है। तो अब जो बुलेट और ब्लॉक का सिस्टम बन रहा है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। कैसे निकाले हो? चलो, वही नहीं करना था। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव वही था कि वही नहीं करना था। चलिए, वही नहीं करना था, क्यों नहीं करना था बताइए। चलिए, मैं जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया मैं सॉल्व कर लेता हूं। इनिशियल एनर्जी सिस्टम की जो मेरे को मिली, ब्लॉक जो था वो रेस्ट पे था तो 0 और बुलेट के लिए हो गया हाफ ऑफ mb/v² राइट। E2 हो गया 1/2 mb बुलेट प्लस ब्लॉक v²। इज इट क्लियर? अब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया E1 इज इक्वल्स टू E2 विच इज नॉट करेक्ट। दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों ये पॉइंट करेक्ट नहीं है E1 इक्वल टू E2? यही सवाल था बस, और कुछ नहीं था। कल भी तो हमने टकराने वाले क्वेश्चन किए थे लेकिन वहां पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था। जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी कि नहीं होना चाहिए तभी ये लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए।
किसी प्रकार का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या हुआ, ब्लॉक में बुलेट घुस गई तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ तो बच्चों वहां पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, वहां पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। E1 इज नॉट इक्वल टू E2। चलिए आप E1 इक्वल टू E2 करके निकाल लीजिए आंसर एक बार, फिर देखते हैं अपन। E1 इक्वल टू E2 करिए और वेलोसिटी बताइए कितनी आ रही है मेरे को, कितनी आ रही है वेलोसिटी, कितनी आ रही है? 14 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक्चुअल वेलोसिटी 14 से क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एनर्जी कंजर्व रहती तो मेरे को वेलोसिटी 14 मिलती। चूंकि एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो मेरी 14 से कम आनी चाहिए। चलो, एक्चुअल वेलोसिटी जो है इट हैज टू बी लेस देन 14। अभी एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वो क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि एनर्जी का नुकसान हुआ है, हीट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हुई है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इज इट क्लियर? कैपिटल एम इज मोमेंटम। अच्छा, अब एम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वी क्या है? तो ये मोमेंटम क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दोस्तों अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डी एम बाई डी टी। टेल मी द यूनिट ऑफ डेल एम बाई डेल टी। क्या यूनिट आएगा डेल एम बाई डेल टी का? डेल एम बाई डेल टी का यूनिट जो है वो मेरे को मिलेगा न्यूटन। राइट इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। राइट बच्चों? सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, if no external force is applied, momentum of the system will be conserved। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है आपको? फोर्स। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा यानी कि एफ की जगह पे क्या हो गया? जीरो, यानी कि डेल एम बाई डेल टी जो है वो कांस्टेंट आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया है, अगर आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया है, आपके पास इक्वेशन है डेल एम बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। इफ एफ इक्वल टू जीरो, सो डेल एम बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, यानी कि मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट? अब बच्चों ये वाला जो सवाल था कि एक बुलेट ने एक ब्लॉक को हिट किया, तो यहां पे मैं बुलेट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बुलेट के ऊपर तो मास ने फोर्स अप्लाई किया और ब्लॉक के ऊपर बुलेट ने फोर्स अप्लाई किया,
तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा? बुलेट ने ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक ने बुलेट पे फोर्स अप्लाई किया, दोनों फोर्स तो इक्वल होंगे ही। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा यदि, लॉस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, अगर मैं कहूं कि बुलेट का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो मेरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुलेट के ऊपर ब्लॉक फोर्स लगा रहा है। ब्लॉक का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो भी गलत है क्योंकि ब्लॉक के ऊपर बुलेट फोर्स लगा रहा है, राइट? लेकिन मैं कहूं कि बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम है, बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम है, माई सिस्टम इज बुलेट एंड ब्लॉक। तो बुलेट और ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? बात समझ में आई? बुलेट ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया, लेकिन बुलेट और ब्लॉक को यदि एक सिस्टम मान ले तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब कि मोमेंटम जो है बुलेट और ब्लॉक के सिस्टम का कंजर्व रहेगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? बुलेट का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बुलेट का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि बुलेट के ऊपर तो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है ना, और ब्लॉक के ऊपर बुलेट लगा रहा है। लेकिन बुलेट और ब्लॉक को यदि एक सिस्टम मान लो तो ये सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना था? ब्लॉक का 0, ब्लॉक का मोमेंटम 0 प्लस बुलेट का मोमेंटम एम बी इंटू वी बी। एम आई क्लियर? फाइनल मोमेंटम क्या मिला मेरे को? एम बी प्लस मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय वी, राइट बच्चों? नाउ द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम वुड बी सेम, क्योंकि सिस्टम ऑफ बुलेट और ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो मेरे को मिलेगा एम बी इंटू वी बी इक्वल टू एम बी प्लस एम बी इंटू वी। सो द फाइनल वेलोसिटी इज कितना आया? 1.96 मीटर पर सेकेंड। और जो पहले हमने निकाला था वो 14 निकाला था। हमको मालूम था कि वो वैल्यू गलत आ रही है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। तो राइट आंसर इज 1.96 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो फिर वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे कोई विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर प्योर इलास्टिक कोलिजन ही हो रहा है सिर्फ, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई होगा, राइट? ब्लॉक भी अगर मूव कर रहा होता तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्वेश्चन क्या है ये बताओ मेरे को। ये ब्लॉक पर्टिकुलर इसकी वेलोसिटी मेरे को दी हुई है। क्वेश्चन एग्जैक्ट फ्रेम करो फिर बताओ अपने। अगर ब्लॉक 15 मीटर की स्पीड से मूव कर रहा है और बुलेट 20 मीटर की स्पीड से मूव कर रही है, ये कंडीशन मेरे को पता है, राइट? दैट्स इट। तो क्यों नहीं लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्यों नहीं लगेगा तुम बताओ ना मेरे को। ब्लॉक 10 मीटर की स्पीड से मूव कर रहा है, बुलेट 15 मीटर की स्पीड से मूव कर रही है, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, यही कंडीशन है, क्यों नहीं लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इसके आगे पीछे कुछ और दिया हो तो फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? अगर ये सिर्फ कंडीशन है कि ब्लॉक की वेलोसिटी दी है और बुलेट की वेलोसिटी दी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? अगर मान लो एक बॉल आके एक बैट से स्ट्राइक कर रहा है, बॉल आया सपोज 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बैट से स्ट्राइक करने के बाद वो चला गया 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ? क्या बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ? पहले ये बताओ मेरे को। क्या बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ? यस, बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ?
गलत है। ये मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां पे चूंकि बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। बात समझ, मोमेंटम क्या है? m इंटू वी। वेलोसिटी चेंज हुई यानी कि बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब इस बॉल पे फोर्स अप्लाई हुआ है। आर यू गेटिंग द? बहुत सिंपल सा फंडा है। यहां पे बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है। इज इट क्लियर? चलिए, यहां से बॉल आया, यहां चला गया। हाँ, कैसे जीरो हो जाएगा? मेरे भाई देख, इधर से आया बॉल, ठीक है, मान ले m v वेलोसिटी से गया, चेंज इन मोमेंटम निकालेगा तो क्या करेगा? माइनस m माइनस v, तो 2mv चेंज हुआ मोमेंटम में। 2mv का चेंज हो गया मोमेंटम में, राइट? वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हुआ यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? चलो, राइट ऑन। अ गन ऑफ मास 3000 kg fires horizontally a shell of mass 50 kg with a velocity of 300 meter per second. What is the velocity with which the gun will recoil? The gun will recoil. Also determine the uniform force required to stop the gun in 0.6 meter. In 0.6 meter. Question number 2. A man of mass 50 kg stands at the end of 5 meter long floating boat of mass 250 kg of mass 250 kg. If the man walk towards the other end, if the man walks towards the other end of the board at a steady rate of 1 meter per second, determine the velocity of the boat as observed from the ground. The distance by which boat gets shifted. The distance by which boat gets shifted. नोट कर लिया? ये दोनों क्वेश्चन हो गया ना?
क्वेश्चन नंबर 3, a ball of mass 100 gram is moving towards a bat with a velocity of 25 meter per second. When hit by bat, the ball attains a velocity of 40 meter per second. If the bat and ball are in contact for a period of 0.015 second, 0.015 second, determine the average force exerted by bat on ball. Average force exerted by bat on ball. So let's try to solve these problems. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 1, गन ऑफ नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? ये तो हाँ यार, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स. चलो 1 मिनट, चलो देखते हैं. एक गन है जिसका वेट मेरे को दिया हुआ है 3000 kg. उससे एक बुलेट फायर हो रही है जिसका वेट दिया हुआ है 50 kg. बुलेट फायर हुआ है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द गन विल रिकॉइल? यानी कि गन किस स्पीड से मूव करेगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है. ऑल्सो डिटरमाइन द यूनिफॉर्म फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन इन 0.6 मीटर. इन हाउ मच टाइम विल इट स्टॉप? तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं वेलोसिटी विथ विच द गन विल रिकॉइल. सबसे पहले गन और बुलेट को अपन माने एक सिस्टम. तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया दोनों का? इनिशियल मोमेंटम जो था वो 0, राइट. अब फाइनल मोमेंटम जो मेरे को मिला वो मेरे को मिला मास ऑफ शेल into velocity of shell plus mass of gun into velocity of gun, and that is equal to 0. right? तो यहां से मास ऑफ शेल मेरे को दिया है, वेलोसिटी ऑफ शेल दिया है, वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगी. क्या आई वेलोसिटी ऑफ गन? माइनस कितना? 5 मीटर पर सेकेंड. अब ये -5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? -5 मीटर का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में शेल जाएगा बुलेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. राइट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब क्या बोल रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द यूनिफॉर्म फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन इन 0.6 मीटर. यानी कि गन की जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है उसको मेरे को 0 करना है. कितने डिस्टेंस में? 0.6 मीटर में. और इसके लिए मेरे को एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप्लाई करना है. तो मैं यहां पे क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? v² - u² इक्वल टू 2as. राइट? v² इज 0 माइनस 5² इक्वल टू 2a इंटू 0.6. तो यहां से मेरे को मिल गया एक्सेलरेशन कितना आया?
20.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, एक्सेलरेशन आपको निकल गया तो फोर्स आप निकाल सकते हो, m इंटू ए। कितना आ गया फोर्स, जो भी आया निकल गया ये। राइट, अभी आपको निकालना है इन हाउ मच टाइम। कैसे निकलेगा, कितने टाइम में ये स्टॉप होगा गन लगा। हाँ, आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर लो मेरे भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, ए आपको दिया हुआ है, u आपको मालूम है, टाइम यहां से आप निकाल लोगे। इज इट क्लियर? चलो जो भी आंसर आएगा वो तो आप निकाल लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। In question number 2, a man of 50 kg stands at one end of a 5 meter long floating boat. तो एक बोट है जिसकी लेंथ मेरे को 5 मीटर दी हुई है और इसके एक एंड पे एक मैन खड़ा है। राइट, बोट का मास मेरे को दिया है, मास ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 250 kg और मास ऑफ मैन 50 kg. If the man walk towards the other end of the boat at a steady rate of 1 meter per second, if the man walk towards the other end of the boat at a steady rate of ओके, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला स्टेटमेंट है ये, मैन वॉक टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द बोट एट अ स्टडी रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये 1 मीटर पर सेकेंड मेरे को क्या दिया हुआ है। दैट इज द पॉइंट, ये 1 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी है? मैन की वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी है। यहां पे ये जो मेरे को 1 मीटर पर सेकेंड दिया है, दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ मैन, बिकॉज मैन इज वॉकिंग ऑन द बोट। अगर मान लो मैं एक ट्रेन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग ऑन द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा मेरी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है क्या? मेरी वेलोसिटी तो डिपेंड करेगी कि ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आ रही है? अगर ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और मैं ट्रेन की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी तो 55 किलोमीटर हुई, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ? अगर मैं ट्रेन में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूं तो ये मेरी वेलोसिटी नहीं है, ये मेरी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। मेरी वेलोसिटी क्या होगी ये तो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है। मेरी को बात समझ में आ रही है? मेरी वेलोसिटी 105 किलोमीटर भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं तो मेरी वेलोसिटी 0 है? नहीं मेरे भाई, मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं 0 वेलोसिटी पे हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। when I am walking on a train at a speed of 5 kilometer per hour, this is not my velocity, this is my velocity with respect to the train. Is it clear? तो यहां पे जो आपको 1 मीटर दिया है ये मैन की वेलोसिटी दिया है विथ रिस्पेक्ट टू बोट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो क्या दिया है मेरे को दिया है VMB, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट इक्वल टू 1, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। बस इतनी सी लाइन अगर आप समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आई? तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ मैन कितना मिल गया, 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। बात समझ में आ रही है? यस नो? अब देखो, अगर मैं मैन और बोट को एक सिस्टम मान लूं तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो पहले दोनों स्टैटिक थे, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो था मेरे पास में वो जीरो था। इनिशियल मोमेंटम जो था वो जीरो था। फाइनल मोमेंटम मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू द मास ऑफ बोट, और फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, राइट? तो आई गेट द एक्सप्रेशन मास ऑफ मैन 50 kg इंटू 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस 250 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो यहां से मेरे को मिला वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आया, माइनस 0.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट मेरे को मिल गया 0.16, और वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया कितना, 1.16 आएगा ना, 1.16 मीटर पर सेकेंड आएगा ना। वेलोसिटी ऑफ मैन, नहीं सॉरी, नहीं, गलत, माइनस में आ रहा है। 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.84 मीटर पर सेकेंड आएगा, 0.84। वेलोसिटी ऑफ मैन 0.84 मीटर पर सेकेंड आएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर है? अब हाँ, अब क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है बोट का ये 5 मीटर है। अब बच्चों ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? सोच के जवाब देना। 5 मीटर का डिस्टेंस मेरे को ट्रेवल करना है बोट पे, तो मैं यहां पे क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ मैन लिखूं या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट लिखूं? क्योंकि मैं तो बोट पे ट्रेवल कर रहा हूं ना, तो बोट के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी चाहिए मेरे को। तो टाइम कितना लग गया, 5 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट 1 था। इज इट क्लियर? तो बेटा 5 सेकेंड में मेरा बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इंटू वेलोसिटी, और काय की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एम आई क्लियर? बोट कितना डिस्प्लेस हुई? बोट किसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो रही है? ग्राउंड के। तो बोट की वेलोसिटी लेंगे ना। बोट का डिस्प्लेसमेंट मैं कहां से निकाल रहा हूं, ग्राउंड से कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी आएगी। देखो, जब भी हम बोलते हैं ना कि इस चीज की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी हमेशा जो है वो रिलेटिव ही होती है। लेकिन हम बोलते थे कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। Velocity is always relative, and I am saying this car is moving with a velocity of 40 km per hour.
सो व्हाट इज 40 किलोमीटर पर आवर? किसके रिस्पेक्ट में? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। एम आई क्लियर बाबू? हाँ जी, मैंने एग्जांपल दिया, मैं ट्रेन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं, तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या है? सेम एग्जांपल मैंने दिया, अगर मैं ट्रेन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या है उसके लिए तो मेरे को ट्रेन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरी वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि मैं ट्रेन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी बोट कितना डिस्प्लेस हुआ, टाइम मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, 5 सेकंड का टाइम लगा मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ बोट, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकल गया बोट का। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, बच्चों यहां पे मेरे को बॉल पे कितना फोर्स लगा है वो कैलकुलेट करना है। कैसे निकालूंगा? और यहां पे एक चीज मेरे को दिया है, टाइम ऑफ कांटेक्ट टी मेरे को दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फोर्स निकालना है मेरे को। टाइम कितना दिया है? 0.0। मेरे को इस बॉल पे कितना फोर्स लगा ये निकालना है। कैसे निकालूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इज इट क्लियर? तो मेरे को क्या करना है, ये बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, मेरे को फोर्स मिल जाएगा। सिंपल। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे को मिला m 40 माइनस 25। m जो है वो मास ऑफ द बॉल है। ये जो मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है ये गलत है। 40 की स्पीड में आई, 40 की स्पीड में गई, 25 की स्पीड में आई, तो क्या गलती करा मैंने इसमें? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका चेंज मेरे को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, फिर मैं रिजल्टेंट चेंज निकाल पाऊंगा। बात समझ में आई? यहां पे गलती क्या करी है? क्लियर हुआ? मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को निकालना पड़ेगा चेंज ऑफ मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, राइट? तो चेंज ऑफ मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन कितना हुआ? मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 25, माइनस 25 माइनस 40 कॉस 40। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस नो? बच्चों यहां तक क्लियर है? हो गया काम? हो गया काम? अब क्या निकालूंगा? चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन। क्या आया चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? इनिशियल मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन वाज 0 माइनस 40 साइन 40। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बस ध्यान देना कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका चेंज मेरे को एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया? चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुआ दैट इज रोट ओवर चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस द चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन।
इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया तो फोर्स आप आसानी से निकाल सकते हो, डेल एम बाई डेल टी कर दो, यू विल गेट द फोर्स। कितना आ रहा है आंसर? 400। बन गया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? मैंने एक मुक्का मारा इस बॉटल पे तो ये बॉटल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैंने मुक्का मारा बॉटल पे तो बॉटल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन अगर हैंड और बॉटल को एक सिस्टम मान लें, देन द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इज दैट क्लियर? तो जब कंजर्वेशन आप मोमेंटम अप्लाई करते हो तो सिस्टम आपको पहले सही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो। अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया है इस बॉटल पे तो ऑब्वियसली फोर्स लगने के कारण मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन मैं और बॉटल अगर एक सिस्टम बन जाते हैं, देन द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है?